हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएस सितंबर का 2021 का सेट ए, जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस को निपटा दिया है। 61 नंबर से आज पूरे 120 क्वेश्चंस तक की बारी है। इसको फटाफट से सही से समझ के और विद लॉजिक इसको निपटाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज फिल इन द ब्लैंक से शुरुआत करनी है। लेट्स लुक इनटू द डायरेक्शंस की क्या कह रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि ऑप्शंस क्वेश्चंस क्या क्या चैलेंजेस ला रहे हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शंस कह रहे हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग sentences in this section has a blank space and 4 words or group of words are given after the sentence. Select the most appropriate word or group of words for the blank space and indicate your response on the answer sheets accordingly. सिंपल सी बात यहां पे कही जा रही है। देखो 61 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्शन जो दिए हैं वो कह रहे हैं कि भैया आपको यहां पे कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके लिए आपको एक सेंटेंस दिया है, इसमें से एक वर्ड को निकाल दिया गया है। अब इस एक वर्ड के लिए आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। आपको भरना है यहां पे सेलेक्ट करके कि कौन सा वाला ऑप्शन यहां पे अगर हम भरेंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात यहां पे आपको करनी है। तो चलिए देखते हैं यहां पे कैसे कैसे हमारे पास में चैलेंजेस हैं, क्या क्या, उसके बेसिस पे इसको फिल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 61 यहां पे चैलेंज लेके आ रहा है, ऑनेस्टी इज डैश ऑन हिज फेस। देखो अगर मैं यहां पे देखूं तो इज लिखा हुआ है, यहां पे इज के बाद में मैं क्या क्या लिख सकता हूं, या तो आईएनजी लिख सकता हूं या फिर यहां पे मैं V3 लिख सकता हूं। ये बातें यहां पे हो सकती हैं। क्या हो सकता है, आईएनजी या फिर V3। तो यहां पे ऑनेस्टी इज रोट तो हो नहीं पाएगा, ऑनेस्टी इज रिटन हो सकता है क्योंकि V3 है, ऑनेस्टी इज राइटिंग हो सकता है क्योंकि आईएनजी है, ऑनेस्टी इज राइट्स नहीं हो सकता। अब यहां पे 2 ऑप्शंस हो गए, लिखेंगे कौन सा वाला, ध्यान से समझो। ऑनेस्टी इज राइटिंग ऑन हिज फेस की अगर बात होगी तो ऑनेस्टी कौन होना चाहिए, कोई एक आदमी होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है, इसलिए ऑनेस्टी इज राइटिंग यहां पे गलत है। ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, तब ये कॉन्टेक्स्ट सही माना जाएगा। समझ आ गई होगी बात। तो ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस हो जाएगा बिल्कुल सही चीज। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। देखो 62 बोल रहा है ही लिव्स डैश हिज पेन। अब यहां पे पेन का मतलब क्या बोला जा रहा है, जो भी वो लिखता है, जो भी वो चीजें लिखता है उसी चीज पे उसका गुजारा हो रहा होता है, या उसी चीज पे उसका गुजारा चल रहा होता है। सो ही लिव्स डैश हिज पेन। यहां पे बाय है, विद है, ऑन है और ऑफ है। क्या हो जाएगा, ही लिव्स बाय हिज पेन। तो ऑन, ऑफ और विद को हम हटा देंगे, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ही लिव्स बाय हिज पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, ये फिक्स है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। He lives by his pen इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए 63rd देखते हैं। Much water has run dash the bridge since then। अब बहुत सारा पानी या खूब ढेर सारा पानी has run dash the bridge since then। ब्रिज के अंदर, ऊपर या ब्रिज के साइड में कहां पे पानी बहुत सारा तब से बहुत सारा रन कर चुका है या जा चुका है या निकल चुका है। सो मच वाटर हैज रन डैश द ब्रिज सिंस देन। देखो ब्रिज है, ये ब्रिज बना है तो पानी कहां होगा बेटा, इसके नीचे जा रहा होगा, इसके नीचे जा रहा होगा। तो नियर है, अबाउट है। देखो नियर नहीं, अबाउट तो यूज ही नहीं कर सकते हैं और इन भी यूज नहीं कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, अंडर द ब्रिज सिंस देन हो जाएगा, है ना। ब्रिज के अंदर या ब्रिज के नीचे बेटा जो पानी जा रहा होता है उसको हम यहां से दिखा सकते हैं। सो ब्रिज है तो इसके लिए नियर, अंडर, नियर, अबाउट और इन को तो हम फिक्स ही नहीं कर सकते, इट वुड बी अंडर। सो मच वाटर हैज रन अंडर द ब्रिज सिंस देन हम यूज कर लेंगे। ठीक है, देखो प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस हैं लेकिन फिर भी ये काफी इजी हैं। चलिए देखते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। 64 कह रहा है द गन डैश विद अ लाउड नॉइस। जो गन है वो चलती है कैसे, द गन डैश विद अ लाउड नॉइस। गन जब चली तो बहुत तेज आवाज आई। सो क्या होगा, वेंट ऑन नहीं, क्या होता है, द गन वेंट ऑफ विद अ लाउड नॉइस। वेंट अबाउट नहीं, वेंट अराउंड नहीं, क्या हो जाएगा, वेंट ऑफ। मतलब जब गन आप चलाओगे तो जो गोली निकलती है उसमें काफी तेज आवाज होती है, साइलेंसर नहीं लगा हो तो, इसलिए द गन वेंट ऑफ विद अ लाउड नॉइस। ठीक है, तो वेंट जब कर रही गन तो क्या हो रहा है, बहुत लाउड या बहुत ज्यादा नॉइजी सा एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट विल बी द गन वेंट ऑफ विद अ लाउड नॉइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखिए यहां पे, दे फॉट डैश द लास्ट मैन इन द आर्मी। दे फॉट द लास्ट मैन इन द आर्मी। दे फॉट विद लास्ट मैन या क्या चीज हो सकता है, दे फॉट ऑन लिखा है, फ्रॉम लिखा है, विद लिखा है, टू लिखा है, कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, ध्यान से इसको समझते हैं। दे फॉट डैश लास्ट मैन इन द आर्मी।
ऑन नहीं हो सकता, फ्रॉम नहीं हो सकता, इट कैन बी विद और इट कैन बी टू। दे फॉट टू द लास्ट मैन इन द आर्मी, दे फॉट विद द लास्ट मैन इन द आर्मी। देखो अगर हम दे फॉट के साथ में लिखते हैं विद तो इसका मतलब है सिर्फ आखिरी आदमी से लड़े थे, और अगर टू की बात करते हैं तो आखिरी आदमी तक लड़े थे वो आर्मी से, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। दे फॉट टू द लास्ट मैन इन द आर्मी। ठीक है बेटा, तो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट चॉइस। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 66 देखते हैं। 66 कह रहा है कीप हिम डैश आर्म्स लेंथ। अब ये क्या है, ये एक इडियम होता है, हमने क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ा था, क्या होता है, एट एन आर्म्स लेंथ, है ना। कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ हम सीखते हैं। सो कीप हिम एट बाय फॉर ऑफ, देखो ये सब तो होता ही नहीं है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि एट एक इडियम की तरह फिक्स है यहाँ पे, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, इसको हम ऐसे ही फिक्स कर देंगे बेटा, ठीक। चलो 67 देखते हैं। He succeeded on by himself, sorry, on himself, by himself, in the long run या on the long run, कौन से वाले में देख सकते हैं। He succeeded, इसके साथ में क्या लग सकते हैं, on himself, he succeeded on himself का मतलब नहीं है, by himself भी नहीं, he succeeded on the long run या in the long run, on the long run कुछ नहीं होता, it would be in the long run होता है, क्योंकि on himself by himself कोई रेफरेंस दे नहीं रहा है कि he succeeded by himself, कोई मतलब नहीं है, it would be in the long run। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ेगा। चलो अगला, have you ever tried dash a coconut tree, have you ever tried climbing, to climbing, going on, going up। देखो have you ever tried, to climbing नहीं लग सकता क्योंकि tried यहां लग चुका है, उसके बाद में टू के बाद में ing फॉर्म नहीं लग सकती। Have you ever tried going on a coconut tree, going on का मतलब है कोई डेस्टिनेशन थोड़ी है जहां पे आप जा सकते हो, है ना, इसलिए going on नहीं। going up a climb coconut tree नहीं, going up का मतलब है अगर ये चढ़ाई होती ऐसे पहाड़ में तो आप going up हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जाना नहीं है इसलिए going up नहीं। Have you ever tried climbing a coconut tree, have you ever tried climbing a coconut tree, जब भी tried यूज करेंगे आप इसके बाद में ing ही लगाएंगे। So have you ever tried climbing a coconut tree is the correct choice। चलिए आगे बढ़ते हैं। He is a man dash means, सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत बार यूज हो चुका है ये। He is a man of means की बात की जाती है, ठीक है। He is a man of means, for नहीं, in नहीं, above भी नहीं, और यही वाला ऑफ यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे OFF ऑफ लिखा होता ये भी गलत माना जाता। मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है जिसके पास खूब ज्यादा धन दौलत होती है या जिसके पास में अपनी एक अच्छी प्रेस्टीज होती है, उसको मैन ऑफ मीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ही इज अ मैन ऑफ मीन्स। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ही डिसलाइक्स डैश पनिश हिज फ्रेंड्स, he dislikes dash punishes friends, have to, having to, for punishes friends गलत हो जाएगा, for के बाद में ing आना चाहिए तो for बाहर है। he dislikes have to punish, कोई मतलब नहीं बन रहा है, फिर यहाँ पे b बच रहा है और d बच रहा है, कौन से वाले के साथ साथ सकते हैं। he dislikes regarding punishes friends का मतलब नहीं है, he dislikes having to punishes friends, तो to के बाद में ing, to के बाद में v1 ही चाहिए होता है, punish है v1, so he dislikes having to punishes friends, तो ऑप्शन नंबर b यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे। यहां पे बात करनी है भैया सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं इनको सिनोनिम्स कहा जाता है। मतलब एक शब्द दिया होगा आपको उसके सिमिलर मीनिंग वाला ही दूसरा शब्द पता लगाना होगा, इसी को सिनोनिम्स कहा जाता है। तो चलिए डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करते हैं इसकी, और फिर बाद में आगे बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस ये लेके आ रहे हैं। डायरेक्शंस कह रहे हैं ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स। Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly। सिंपल सा काम कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। He drowned, अब करना ये है, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में हर सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया होगा। अब इस अंडरलाइन वर्ड का आपको सिनोनिम यहाँ पे लिख के दिखाना है। सिनोनिम मतलब इसी के जैसा मीनिंग वाला एक वर्ड आपको ढूंढना है। तो सेंटेंस नंबर 71 कह रहा है He drowned in the flood water last year। अब ड्राउंड का मतलब होता है डूब जाना, ड्राउंड का मतलब होता है बेटा डूब जाना, ठीक है। अब पिछले साल वो डूब गया था बाढ़ के पानी में, ये बात यहां कही जा रही है। अब ड्राउंड का अगर मैं सिनोनिम ढूंढ लूं या सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढ लूं तो आंसर आ गया। तो चलो देखते हैं, यहां पे है स्वैम्ड, यहां पे है स्वांड, सॉरी स्वैम्ड है, और नेक्स्ट है स्वैम, और फिर है यहाँ पे सबमर्ज्ड, और फिर है फ्लोटेड। ड्राउंड का मतलब होता है बेटा डूब जाना, ठीक है।
ड्राउन का मतलब होता है डूब जाना। अब यहां पे है फ्लोट, जिसका मतलब होता है तैर लेना, ये भी बाहर हो गया। सबमर्ज का मतलब यहां पे गलत हो जाएगा। स्वैम का मतलब भी तैर लेना, बाहर होगा। स्वैम्ड का मतलब होता है बेटा डूब जाना बुरी तरीके से, या अंदर सिंक कर जाना, इसको स्वैम्ड बोलते हैं। तो ड्राउन्ड का भाई क्या हो गया? स्वैम्ड हो गया है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे एज द करेक्ट चॉइस। एक सेकेंड, स्वैम्ड का मतलब तो डूब जाना होता है। वेट, हमें बताना था इसका सिनोनिम। जस्ट अ सेकेंड, यहां पे ड्राउन्ड का लेना था, हमने सबमर्ज्ड को भी कैसे एलिमिनेट कर दिया। स्वैम्ड इज डूब जाना, स्वैम का मतलब होता है तैर लेना, और फ्लोट का मतलब होता है तैर लेना। तो स्वैम, स्वैन और फ्लोट ये सारे तो इसके एंटोनिम्स हो गए। सबमर्ज का मतलब हो जाता है डूब जाना, है ना। सबमर्ज जैसे सबमरीन बना है, सबमर्ज जैसे सबमरीन बना है, मतलब वो क्या होता है? पानी के अंदर डूब जाती है, उसी से सबमर्ज बना है, मतलब क्या होता है बेटा? डूब जाना। तो स्वैम्ड, स्वैम और फ्लोटेड, इनका मतलब है तैर लेना या सस्टेन कर जाना या सर्वाइव कर जाना। सबमर्ज का मतलब होगा डूब जाना। और मुझे बताना था एंड इसका सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग वाला, तो ड्राउन्ड का जो भाई होगा वो क्या हो जाएगा? सबमर्ज हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ए के साथ नहीं जाएंगे। चलो, लाइट है, थोड़ा सा शाइन कर रहा है, सो इट्स अ डिफिकल्ट। चलो ठीक है, 72 देखें। ऑटम इज रादर अ ड्राई सीजन। अब ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा हुआ सीजन, जिसमें सब कुछ सूखा हुआ हो, ठीक है। सो ऑटम इज रादर अ ड्राई सीजन की बात करनी है। अब यहां पे ए है एरिड, देन वी हैव ह्यूमिड, फिर है रेनी और फिर है मॉइस्ट। ड्राई का मतलब होता है सूखा हुआ, ड्राई का मतलब होता है सूखा, ये बहुत सिंपल सी चीज है, सूखा हुआ। वेट का मतलब गीला, ड्राई इज सूखा। पहला है एरिड, एरिड का मतलब होता है सूखा, एरिड का मतलब है सूखा। तो पहले ही आंसर आ चुका है, एरिड का आंसर आ जाएगा। ह्यूमिड का मतलब होगा जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, बाहर हो जाएगा। रेनी पानी वाला, मॉइस्ट पानी वाला, तीनों क्या है? इसके एंटोनिम्स है। एक ही सिनोनिम है एरिड, जिसका मतलब होता है सूखा। बोलते हैं ना एरिड एरियाज में बारिश बहुत कम होती है, मतलब सूखे एरियाज में जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश बहुत कम होती है। सो एरिड का मतलब होता है सूखा, और ड्राई का मतलब ये होता है सूखा। तो एरिड और ड्राई हो गए आपस में भाई भाई, इसीलिए इनकी हमने करा दी दोस्ती, और ऑप्शन नंबर ए के साथ ये दोनों चल पड़े। चलो आगे हम भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं क्या चैलेंज ला रहा है। 73rd क्वेश्चन कह रहा है आर डिफरेंसेस आर ग्रोइंग डे बाय डे। अब डिफरेंस का मतलब होता है बेटा जो हमारे बीच में दिक्कतें आ रही हैं या जो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको डिफरेंसेस भी कहा जाता है ना। तो डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या जो हमारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, या जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं हमारे बीच में, या जो हमारे बीच में तू मैं होती है, हिंदी में जिसको तू मैं बोलते हैं, उसको भी डिफरेंस बोला जाता है। तो हमारे डिफरेंसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, या डे बाय डे हमारे बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब चाहिए मुझे इसका भाई, डिफरेंसेस का भाई। तो प्रॉब्लम्स, डिसएग्रीमेंट्स या तू मैं जैसा कोई भी वर्ड होगा, इसको हम ले लेंगे इसके बीच का, इसके सही हिसाब का सिनोनिम। तो पहले है कॉन्फैबुलेशंस, बाहर हो जाएगा क्योंकि ये एक साथ जोड़ने वाली बात कर रहा है, और यहां पे डिफरेंस है तो तोड़ने वाली बात हो रही है। इंटरफेरेंसेस का मतलब हो जाएगा दखल अंदाजी देना, तो ये भी जोड़ने जैसा हो जाएगा, या जुड़ने जैसा हो जाएगा, या किसी के साथ मिलने जैसा हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा। डिसएग्रीमेंट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, सी ऑप्शन सही है। डी देखो डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है जो भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। तो डिफरेंसेस का मतलब गलतियां नहीं है, डिफरेंसेस का मतलब जो डिसएग्रीमेंट है, जो तू मैं है, जो प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आ रही है, उनके बारे में डिफरेंसेस बताता है। तो 73rd जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में बेटा। क्लियर है? चलो 74th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा था बिग ट्री हिंडर्ड एक्सेस ऑफ सनलाइट इनटू द हाउस। हिंडर्ड का मतलब होता है बेटा किसी चीज में रुकावट लाना या बाधा डालना, किसी चीज में बाधा डालना या रुकावट लाना। सो हिंड्रेंस के लिए हम हर्डल ले सकते हैं, या फिर एक ऐसा बैरियर ले सकते हैं, हर्डल या बैरियर ले सकते हैं, या फिर कोई भी चीज ऐसा जो स्टॉपेज है, ऐसे कोई सा भी वर्ड को हम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे द बिग ट्री हिंडर्ड एक्सेस ऑफ सनलाइट इनटू द हाउस। बहुत बड़ा पेड़ था, इस वजह से जो सनलाइट थी वो घर में नहीं आ पा रही थी, इस चीज के बारे में बात की जा रही है। अब हिंडर्ड का मुझे एक सिनोनिम चाहिए, मतलब इसका भाई जो बिछड़ गया है वही चाहिए। चलो देखते हैं। ए बोल रहा है इंपीडेड, देन इट इज शेडेड, फिर है फैसिलिटेटेड, फिर है पोर्ड। देखो पोर्ड का मतलब डालना है, बाहर हो गया। फैसिलिटेट का मतलब यहां पे गलत है, शेडेड का मतलब भी गलत है क्योंकि एसी के ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इंपीडेड का मतलब क्या हो रहा है बेटा? हिंडर्ड या रोक देना। इसका मतलब क्या होता है? रोक लगाना किसी चीज पे, या रुकना या रोकना या हिंड्रेंस लेके आना, ये सारे इसके मीनिंग्स हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74th का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंपीडेड। ठीक है, चलो
नेक्स्ट है 75th, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू बैफल्ड एवरीवन। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी। डिफिकल्टी होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं, है ना, या फिर टफनेस बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा टफ है, या जिसको हिंदी में पेचीदा बोला जाता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या अजीब सा है, उसको कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन सी वाली चीज इसका सिनोनिम बन पाती है या इसका भाई बन पाती है। पहला है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इश्यूज बैफल्ड एवरीवन में कॉम्प्लेक्सिटी के लिए पहला है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज के सार पे पहुंच जाओ या फिर किसी चीज के लास्ट में पहुंच जाओ। तो कॉम्प्लेक्सिटी करना ये सेम है ना, ऑपोजिट है, ए बाहर। इंट्रिकेसी का मतलब होता है कोई चीज जब बहुत ज्यादा पेचीदा या डिफिकल्ट हो जाती है उसको इंट्रिकेसी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे ग्रीवेंस लिखा हुआ है, इंट्रिकेसी एंड देन वी हैव ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है जो भी गिले शिकवे हैं, तो ये भी बाहर है। फिर है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है अपने आप में संतुष्ट हो जाना, तो डी भी बाहर। क्या बच रहा है? इंट्रिकेसी। मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में जो मुश्किलें आ जाती हैं या जब कोई चीज बहुत पेचीदा हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसको बोलते हैं इंट्रिकेसी, या फिर इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, या बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, या बोलते हैं डिफिकल्टी। ये सारे वर्ड इसके लिए फिट हो जाते हैं। ठीक है, चलो 76 क्वेश्चन के बात करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 76 देखो। He drank excessive amount of liquor। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सेसिव का मतलब होता है एक्सट्रीम, एक्सेसिव का मतलब होता है एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम लिकर पी लिया उसने। अब एक्सट्रीम के लिए हमारे पास में एक वर्ड चाहिए जिसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलो, पहला है ही ड्रैंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिकर का पहला है इनकल्पेबल। अब ये गलत है, इनकल्पेबल का मतलब यहां पे फिलहाल फिट नहीं होगा। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है ऐसा कोई जिसका लिमिट बहुत ज्यादा हो गया है। सो इनऑर्डिनेट यहां पे सही है। सी देखो, अनरीजनेबल मतलब जिसको, जो आपको वाजिब ना लगे, ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसका भाई तो नहीं हो पाएगा। इनॉक्यूअस यहां पे गलत है, इनॉक्यूअस का कोई सेंस ही नहीं है, ना सिमिलर में ना ऑपोजिट में। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनऑर्डिनेट। मतलब क्या होता है? एक लिमिट से बहुत ज्यादा बढ़ जाना, या अबव द लिमिट भी इनऑर्डिनेट का मतलब होता है। सो 76 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में बेटा। चलिए 77 देखते हैं। ही इनिशिएटेड द डायलॉग। इनिशिएटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्टार्ट करना। इनिशिएटेड का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना किसी चीज को बिगिन करना, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना या स्टार्ट करना, ये सारी चीजें इसकी होती हैं। तो पहला है ऑर्डर्ड, फिर है इंटरफेयर्ड, फिर है बिगैन, फिर है प्लान। देखो बिगिन हमने लिखा ही हुआ था, इसी का दूसरा फॉर्म बिगैन लिखा है। ऑर्डर्ड, इंटरफेयर्ड और प्लान हटा देंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ में इसको फिट कर देंगे। सो ही इनिशिएटेड द डायलॉग की जगह आप लिख सकते थे ही बिगैन द डायलॉग। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 कह रहा है शी लुक्ड पेल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19। ठीक है, पेल का मतलब होता है बहुत ज्यादा आउट ऑफ कलर होना, आउट ऑफ कलर होना, है ना। कलर का, पेल का मतलब होता है जिसके रंग उड़ जाए अगर शरीर से या शक्ल से, उसको पेल बोलते हैं। या कमजोर भी होता है, वीक भी होता है, या फिर आउट ऑफ कलर होना या वीक फील करना। ठीक है, इतने सारे वर्ड यहाँ पे होते हैं। तो चलो देखते हैं इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं हमें, उसके बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वाला एग्जैक्टली फिट हो रहा है। शी लुक पेल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19। यहाँ पे सैलो लिखा है। सैलो का मतलब होता है आउट ऑफ कलर या बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना। पहला ही हो गया है, तो यहाँ पे रूडी हट जाएगा, ग्लोइंग हट जाएगा, रेडिएंट हट जाएगा। यहाँ पे मुझे ऑपोजिट नहीं लगाना था, इसलिए रूडी, ग्लोइंग और रेडिएंट को हम हटा देंगे। सैलो का मतलब होता है बहुत ज्यादा आउट ऑफ कलर, बहुत ज्यादा मुरझाया सा लगना, हिंदी में जिसको बोलते हैं बहुत मुरझाया सा लगना या चेहरे का रंग उड़ जाना। दिस इज सैलो इन इंग्लिश। ठीक है, सो पेल का भाई जो है वो सैलो हो जाएगा, इसलिए आउट ऑफ कलर या इसका वीक का रेफरेंस देने वाला इकलौता ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखो। आई ओवर रूल योर प्रपोजल। ओवर रूल का मतलब क्या होता है, इसको देख के बात करते हैं। ओवर रूल का मतलब होता है आगे बढ़ा देना या फिर उससे ऊपर उठ जाना, है ना। ओवर रूल इसको बोलते हैं, मतलब आगे बढ़ जाना या उसको उठा देना। सो आई ओवर रूल योर प्रपोजल। वॉन, वीटो, वीकेंड या सुपरसीड। देखो वीटो वही चीज होता है कि मतलब किसी ने अगर अपोज कर दिया मतलब उसका डिसीजन भी कंसिडर्ड होगा। सो ओवर रूलिंग इज द सेम थिंग, सो इट शुड बी वीटो। यहां पे वैन, वीकेंड और सुपरसीड कोई सेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनको हटा दिया जाएगा। इट वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज वीटो। इसी को बेटा ओवर रूलिंग बोला जाता है। और वीटो जो पार बनाई गई थी वो भी ओवर रूलिंग के लिए बनाई गई थी कि अगर 3 लोग एक तरफ हैं और वीटो वाला इस तरफ है, अपनी पार यूज कर ली, तो इनके डिसीजंस वैलिड नहीं होंगे जब तक ये भी उनके जिक्र में, ये डिसीजन में अपना वाला वो जो वोट है वो नहीं देगा। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वीटो। चलो अगला
लास्ट आएगा सिनोनिम का है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। शॉक का मतलब तो बहुत सिंपल सा यार कि आपको बहुत ज्यादा कोई चीज बहुत ज्यादा जर्क की तरह लग रही है। तो हमारे पास में इसके लिए ऑप्शंस कई सारे होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो सरप्राइज भी ले सकते हैं, नेगेटिव है तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है एंट्रीटेड, फिर है पैसिफाइड, फिर है अपॉल्ड और सिंटिलेटेड। सिंटिलेशन का मतलब होता है चमक आ जाना या फिर चमकदार होना, कोई चीज बाहर हो गया। पैसिफाइड का मतलब शांत कर देना। एंट्रीटेड का मतलब जैसा है वैसा ही ट्रीट करना। फिर है अपॉल्ड। अपॉल्ड का मतलब होता है शॉकिंग। अपॉल्ड का मतलब होता है शॉकिंग, है ना। तो यहां पे चाहिए क्या था, शॉक्ड का भाई, इसीलिए अपॉल्ड यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। सो 80 चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए 80 के बाद में लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एंटोनिम्स की बात करेगा। अब देखो अभी तक यहां पे इसका भाई ढूंढना था, अब ढूंढना है इसका दुश्मन, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हमें ढूंढना है। सिमिलर डायरेक्शंस रहेंगे, बस आपको इस वाले सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। फिर भी लेट्स रीड द डायरेक्शंस, उसके बाद में क्वेश्चंस पे आएंगे। डायरेक्शंस कह रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ सेंटेंसेस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। अब यहां पे कह रहा है कि आपको एक सेंटेंस दिया है, हर सेंटेंस के लिए आपके पास में एक वर्ड अंडरलाइंड है और उस अंडरलाइन वर्ड के लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको पढ़ना है वो अंडरलाइन वर्ड और फिर पता लगाना है उसका मीनिंग क्या है। इसी मीनिंग के हिसाब से आप इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो इसका ऑपोजिट मीनिंग दे रहा होगा। सो लेट्स रीड इट। पहला कह रहा है आई एम वेरी, मतलब 81 कह रहा है आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, इससे इधर उधर बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब जो कहा है वही करेंगे, इधर उधर का बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पे पर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल प्रिसाइज। पर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया, प्रिसाइजली कोई काम को करना। ठीक, अब इसके लिए देखो प्रिसाइज वाला ऑप्शन तो यहीं से बाहर हो गया। ठीक है, ये बाहर हो गया, सॉरी ये आंसर नहीं हो सकता। फिर माइन्यूट का मतलब है बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से कोई चीज करना, ये भी बाहर हो गया। फिर है क्वाइट, ना ये सिमिलर है ना ऑपोजिट है। वेग का मतलब होता है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, भद्दा सा, अनक्लियर सा, कि कुछ भी कर देंगे चलेगा ही। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। जब पर्टिकुलर का मतलब एकदम प्रिसाइज है तो वेग इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है जो चीज पर्टिकुलर या प्रिसाइज नहीं होती है, मतलब जनरल सी हो, कोई सी भी चीज मान्य हो जाएगी। सो बी ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। ही हैज बिकम पॉन्ची। अब यहां पे पॉन्च का मतलब होता है बेटा तोंद। पॉन्च का मतलब होता है तोंद, तो जो तोंद होती है उसको पॉन्च बोलते हैं। अब पॉन्ची का मतलब क्या हो गया है, बहुत ज्यादा तोंद निकल आई है। सो लेट्स कंसिडर इसको एज अ मोटा आदमी, बहुत ज्यादा मोटा आदमी हो गया है ये। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ऐसा कोई वर्ड जो इसी का ऑपोजिट बता रहा हो कि भाई तुम बहुत पतले हो गए हो, ऐसा कोई वर्ड बता रहा हो। सो इसके लिए हमारे पास में स्टाउट, स्लिम, प्लम्प या फैट। अब देखो क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा है ये। इसमें स्टाउट, प्लम्प और फैट तीनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा मोटा हो जाना। पॉन्ची का मतलब भी वही होता है। तो यहां पे ऑपोजिट में हम क्या लेंगे, देखो स्टाउट बाहर, प्लम्प बाहर, फैट बाहर, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि स्लिम का मतलब होता है एकदम दुबला पतला एंड पॉन्ची का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा मोटा तगड़ा। सो स्टाउट, प्लम्प और फैट बाहर हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन दिस इज वुड बी द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। सो दिस क्वेश्चन सेज दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गैंजेस। ओरिजिनेट का मतलब होता है स्टार्ट होना। ओरिजिनेट से स्टार्ट या किसी चीज का बिगिनिंग होना, स्टार्ट या बिगिनिंग होना। अब यहां पे खत्म करने वाले कॉन्टेक्स्ट में जो भी वाला वर्ड होगा उसको हम ले लेंगे एज एन इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो ए बोल रहा है इनॉग्रेट्स, फिर बी कह रहा है कल्मिनेट्स, फिर ये कह रहा है इनिशिएट्स एंड देन इट सेज इमैनेट्स। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इनॉग्रेट का मतलब होता है स्टार्ट करना या शुरू होना। सो ओरिजिनेट्स का सिमिलर हो गया, इनॉग्रेट्स बाहर है। कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को भी जब आप एकदम लास्ट पोजीशन पे ले जाओ, जब किसी चीज को एकदम लास्ट एंड पे ले जाओ उसको कल्मिनेशन बोलते हैं। सो कल्मिनेट हो जाएगा इसका एग्जैक्ट एंटोनिम। इनिशिएट का मतलब भी शुरू होता है, इमैनेट का मतलब भी शुरू या आरंभ होता है। सो ये 3 ऑप्शन बाहर है, ए बाहर, सी बाहर और डी बाहर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कल्मिनेशन। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बिल्कुल अंतिम पॉइंट, है ना, या जिसको शिखर बोलते हैं, किसी भी चीज का बिल्कुल पीक पॉइंट हो जाना या ऑलमोस्ट एंड की तरफ पहुंच जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। द फिल्म आई सॉ वाज हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मजेदार थी, बहुत ज्यादा
मजेदार थी। अब यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन ले सकते हैं इसके बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मजेदार थी, बहुत ज्यादा हंसी मजाक आ रहा था उसमें और बहुत हंसी टिटोलियां हो रही थी। जो फिल्म मैंने देखी दैट वाज हिलारियस। नाउ अब हमें ऐसी चीज के बारे में बात करना है जो हिलारियस का ऑपोजिट हो जाए। अब बहुत खुश हो गए आप मूवी देख के, मतलब अब एक बहुत सीरियस वाला कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अगर मिल जाए तो ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट। तो हिलारियस का ऑपोजिट में मुझे सीरियस वाला कॉन्टेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए सीरियस वाले चीज यहाँ पे ढूंढते हैं। एक है ट्रेजिक, बाहर हो जाएगा। सीरियस यहाँ पे मिल चुका है, बी हो जाएगा इसका ऑपोजिट। अप्रोरियस नहीं होगा, जोवियल भी नहीं होगा, जोवियल तो यहां पे इसी का भाई हो गया, इसीलिए सीरियस के साथ जाना पड़ेगा। इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? चलो 85th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या चैलेंज ला रहा है। ऑन दैट डे पैंडेमोनियम रीन्ड इन द हॉल। सी, पैंडेमोनियम का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा शोर शराबा। दिस इज वेरी मच शोर शराबा, यानी कि बहुत ज्यादा जब रकस होता है, बहुत कैकोफोनी होता है, इसको पैंडेमोनियम बोलते हैं, या फिर जिसको बहुत ज्यादा शोर शराबा आप कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हो। सो उस दिन पैंडेमोनियम रीन्ड इन द हॉल, पूरे हॉल में क्या हो रहा था? सिर्फ शोर शराबा गूंज रहा था। ये बात यहां पे कही जा रही है। नाउ वी हैव ऑप्शंस। यहां पे क्या है? हलाबलू है, देन वी हैव अप्रोर, देन वी हैव पीस, देन वी हैव एक्कोलेट। अब कौन से वाले के साथ में फिक्स कर सकते हैं? चलो देखा जाए। ए बोल रहा है हलाबलू, देन वी हैव अप्रोर, फिर वी हैव पीस, फिर है एक्कोलेट। एक ही ऑप्शन यहाँ पे देखो सेंस दे रहा है, बाकी सारे तो गड़बड़ हो जाएंगे। शांति वाले के लिए एक वर्ड हमारे पास यहाँ पे फिक्स है, दैट इज, देखो ये वाला बाहर, ये बाहर, एक्कोलेट बाहर, पीस यहाँ पे हमें शांति का कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमें जाना चाहिए, ठीक है। सो ऑन दैट डे पैंडेमोनियम रीन्ड इन द हॉल, इसकी जगह पे पीस रीन्ड इन द हॉल हो जाएगा, तब ये पैंडेमोनियम का ऑपोजिट बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए 85 जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलो बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है द पुलिस डिटेन्ड मी टुडे एमिड्स बिजी ट्रैफिक। डिटेन का मतलब होता है बेटा किसी को कैद कर लेना, डिटेन का मतलब होता है किसी को कैद कर लेना। अब यहां पे डिटेन का मतलब कैद हो गया, यानी कैप्चर कर लेना, या फिर किसी को क्या बोलते हैं, किसी को अपने क्लॉज में जकड़ लेना। तो डिटेन का मतलब हो गया किसी को कैद कर लेना, सीधा सा बात है। अब अगर इसकी बात करें तो मुझे यहां पे ऑपोजिट चाहिए होगा, मतलब रिलीज का कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं, फ्री करने का कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं, एक्विट का कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, मतलब रिहा करना, बरी करना, फ्री करना, रिलीज करना, कुछ भी चल जाएगा। तो पहले देखते हैं इनके भाई कौन है और फिर देखेंगे इनका ऑपोजिट कौन सा है। तो डिटेन्ड के ऑपोजिट के लिए इंपीड यहाँ पे है, रिलीज है। देखो इंपीड बाहर हो जाएगा, मतलब होता है कैद कर लेना। कन्फाइंड का मतलब कैद करना होता है, हेल्ड का मतलब भी पकड़ लेना या कैद करना होता है। चले जाएंगे रिलीज के साथ में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट चॉइस। इसलिए 86 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, विच मीन्स रिलीज्ड, एक्विट या फ्री कर देना किसी को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 87 है। इन माई स्टेट ऑफ डिस्पेयर आई कन्फेस्ड एवरीथिंग। मेरे स्टेट ऑफ डिस्पेयर में मैंने सब कुछ कन्फेस कर लिया। नाउ व्हाट डू कन्फेस मींस? देखो इन माई स्टेट ऑफ डिस्पेयर, अब इसका मुझे क्या चाहिए? इसका ऑपोजिट चाहिए। तो देखो डिस्पॉन्डेंसी, डिटर्मिनेशन, डिपेंडेंट, ये सारी चीजें तो इसका भाई हो गई। तो ए बाहर हो जा रहा है, बी और सी बाहर हो जा रहा है। क्या चाहिए मुझे? डिस्पेयर का ऑपोजिट, ये क्या बन रहा है? इलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इकलौता आंसर यहाँ पे बन के आ जा रहा है। एक चीज अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो यही हो रहा है। देखो सब में नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 3 आपको सिनोनिम्स मिल रहे हैं, एक ही एंटोनिम मिल रहा है। और जब हमने सिनोनिम वाले क्वेश्चन किए थे तो आप देख रहे थे 3 आपको एंटोनिम्स मिल रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस में, और एक सिनोनिम मिल रहा था। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए कंपैरेटिवली। चलो 88 देखते हैं। ही वॉज अक्यूज्ड बाय द एंटायर कम्युनिटी आफ्टर ही फेल्ड इन द मिशन। अब अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, अक्यूज का मतलब होता है जब हम किसी पे इल्जाम लगाते हैं, है ना, इल्जाम लगाते हैं उसको अक्यूज बोलते हैं। अब इसका ऑपोजिट चाहिए हमें, तो यहां पे बोलेंगे अक्यूज का एंटोनिम चाहिए। तो विंडिकेट का मतलब क्या होता है? रिलीज कर देना, किसी को फ्री कर देना या इल्जाम से मुक्त कर देना। तो विंडिकेट इसका पहला ही आंसर इसका ऑपोजिट हो गया, तो विंडिकेट हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनक्रिमिनेटेड का मतलब इसका सेम होता है, इंडिक्टेड का मतलब भी सेम, अरेंज का अरेंज का मतलब भी सेम हो गया। तो ये इनक्रिमिनेटेड, इंडिक्टेड और अरेंज यहां से बाहर है, बीसीडी बाहर। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। विंडिक्टेड का मतलब होता है, विंडिकेटेड का मतलब होता है किसी को रिहा या फ्री कर देना, ठीक है। चलो 89th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 89 कह रहा है देयर वॉज मच टू बोस्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क। बोस्ट का मतलब होता है डींग मारना, बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना।
ठीक है, जैसे लंबी लंबी बातें छोड़ना, दैट इज बोस्ट करना। अब इसका ऑपोजिट चाहिए मुझे, मतलब कोई अपने बारे में मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हो, अपने बारे में बहुत कम चीजें करके बता रहा हो, इसको बोलते हैं बोस्ट का ऑपोजिट। तो पहले बोस्ट वाले मीनिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद में इसका ऑपोजिट मिल जाएगा। तो ब्लस्टर का मतलब भी होता है डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। ब्रैग का मतलब भी होता है बड़ी बड़ी डींगे मारना। और फ्लॉन्ट का मतलब भी होता है अपने बारे में बहुत ज्यादा शो ऑफ करना। सो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेप्रिकेट। इसका मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। डेप्रिकेट का मतलब नीचा दिखाना, ठीक है। तो जब बोस्ट हो रहा था मतलब अपनी बातें हवा में करके बताना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी को नीचा दिखाना। सो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा एज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है? चलो 90th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही डिलीवर्ड एन एक्सेंट्रिक स्पीच। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, या जिसका कोई रिलेशन ना मिल पाए कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे बता दिया, ये कैसे बोल दिया, ये सब चीजें एक्सेंट्रिक बोली जाती हैं। मतलब ऐसा कोई आदमी या ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल सेंटर्ड ना हो, इधर उधर कहीं पे भी भटकी हुई, दैट इज एक्सेंट्रिक। ऑप्शंस में है एन ऑड, पेक्यूलियर, नॉर्मल या आइडियोसिंक्रेटिक। अब यहां पे कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या बेटा? हमें चाहिए सन की या बड़ी अजीब सी जो बात होती है उसका एक ऑपोजिट चाहिए। तो अजीब का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो चीज अजीब ना हो। तो ऑड तो अजीब होता है, ए बाहर। पेक्यूलियर मतलब अजीब खुद ही होता है, ये बाहर। नॉर्मल यहां पे सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब भी जो चीज नॉर्मल से हटके होती है, बिल्कुल अजीब सी होती है। तो ये सारी चीजें अजीब का रेफरेंस दे रही है, सिर्फ सी दे रहा है नॉर्मल का रेफरेंस, इसीलिए 90 नंबर क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो लेट्स गेट अहेड, देखते 91 वाला क्वेश्चन कौन से चैलेंजेस लेके आता है। सी यहां पे आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है भैया। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में यहां पे बात करनी है। सो पहला क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ने से पहले लेट्स लुक इनटू द डायरेक्शंस। ये क्या कह रहा है देखो, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ वर्ड और फ्रेज अंडरलाइन। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट्स अकॉर्डिंगली। अब आपको सिंपल सा काम करना है, यहां पे आपको हर सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन करके दिया गया है। आपको बताना है ये जो वर्ड अंडरलाइंड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सीधी सी बात है, ठीक है। चलो पढ़ के देखते हैं और फिर बताएंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पहला सेंटेंस यहां पे लिखा है दे वॉन्डर्ड अराउंड एमलेसली। अब यहां पे वॉन्डर्ड अराउंड क्या है? देखो ये बेटा वॉन्डर्ड अराउंड है एक वर्ब फ्रेज। ये क्या है? एक वर्ब फ्रेज है, लेकिन यहां पे ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। सो दे वॉन्डर्ड अराउंड एमलेसली, तो वर्ब फ्रेज है ये, लेकिन एडजेक्टिव, इंटेंसिफायर और नाउन को तो बाहर कर सकते हैं। क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। सो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दे वॉन्डर्ड अराउंड एमलेसली, ये क्या है? एक वर्ब है। वॉन्डर अराउंड क्या होता है? एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही मालिक मिल गया। चलो 92, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। अब यहां पे आफ्टर किस चीज का काम कर रहा है बेटा? देखो आफ्टर किस चीज का काम कर रहा है? अगर यहां पे दोनों तरफ सेंटेंस लिखे हैं तब ये क्या बन जाएगा? कंजंक्शन बन जाएगा। जैसे लिखा है वी वेंट अवे, हम चले गए थे, आफ्टर दे हैड लेफ्ट, दो सेंटेंसेस हैं, जोड़ रहा है, क्या बन गया? कंजंक्शन बन गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, सी, बी और ए यहां से बाहर हो गया बेटा, ठीक है। जब भी कोई वर्ड दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा वो क्या बन जाएगा? कंजंक्शन बन जाएगा। और कंजंक्शन में भी दो होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। एक ही वर्ड है तो सबऑर्डिनेटिंग, और अगर दो हैं तो कोऑर्डिनेटिंग हो जाएंगे, ठीक है। सीखा था ये। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से। पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। जो पब्लिक कल्चर होता है वो एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज से एसोसिएटेड होता है। अब इसमें हमें बताना है एक्सट्रीमली न्यू जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है। देखो एक्सट्रीमली न्यू क्या है बेटा? एक्सट्रीम क्या बता रहा है? बहुत ज्यादा नई सिविल सोसाइटीज। तो ये क्या कर रहा है? चीजों को इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब किसी चीज की डिग्री को बढ़ा के दिखा रहा है। जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज की डिग्री को बढ़ा के दिखाया जाता है हम उसको इंटेंसिफायर बोलते हैं। एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है और नाउन क्लॉज भी नहीं है। क्या हो रहा है? एक्सट्रीमली न्यू, ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा? इंटेंसिफायर। जब भी कोई चीज इंटेंसिफाई करेगी, वेरी गुड, वेरी बैड, एक्सट्रीमली न्यू, एक्सट्रीमली ब्रूटल, ये सब क्या कर रहे हैं? इंटेंसिफाई कर रहे हैं। 94th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। You are paying less attention to your studies these days. Less का मतलब क्या होता है? देखो little less least होता है। ये क्या है बेटा? ये adjective का काम कर रहा है, सिंपल सी चीज है। तो less क्या है? adjective है, adverb यहां से हटाएंगे, intensifier और noun भी हटा देंगे, क्या बन रहा है? adjective। B ऑप्शन यहां पे बन जाएगा करेक्ट आंसर चॉइस। adjective यानी ऑप्शन नंबर B है इसका करेक्ट चॉइस, ठीक है। चलो 94th के बाद में लेट्स गेट टू 95th। Why is it really सुजाता on the phone? अब यहाँ पे वाई का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको। देखो यहाँ पे वाई क्या है?
क्यों? क्या सच में सुजाता अभी भी फोन कॉल पे है? इस बारे में बात किया जा रहा है। अब वाई यहां पे क्या काम कर रहा है ये मेरे को बताना है। देखो अब यहां पे वाई जो है ये एक इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। यहां पे ऑल्दो एक एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगा है, लेकिन वाई का मतलब बोल रहा है क्यों सुजाता अभी फोन पे क्यों है? तो यहां पे वाई क्या बोल रहा है? एक सडन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है। जब भी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया था, अगर आप पे लिखा हो अलास और यहां पे लिखा हो इंटरोगेशन मार्क, सॉरी ये जो मार्क है, अगर ये इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ हो तो इसको आप क्या बोलते हो? इंटरजेक्शन है, कंफर्म ये। लेकिन यहां पे देखो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहां पे कॉमा लगाया गया है, मतलब एक सडन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है। क्या करेंगे बेटा? एडजेक्टिव, इंटेंसिफायर और नाउन नहीं है, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। इसको याद रखिए, कॉमा यहां से अगर आप हटा देंगे तब ये इंटरजेक्शन नहीं रह पाएगा। यहां पे वाई एक इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 96 बेटा। देखिए, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, बैठ जाओ और कुछ देर आराम करो, ये बात कही जा रही है। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है? देखो, एक चीज हमने सीखी थी कि जब भी कभी ए, एन और द आ जाएगा, इसके बाद में अगर सिर्फ एक वर्ड लगा है, ये क्या हो जाएगा? हमेशा नाउन ही हो सकता है। तो ए, एन और द के बाद में तो हम सिर्फ नाउन ही लगा सकते हैं। हो सकता है कि नाउन की जगह एडजेक्टिव हो, फिर नाउन हो, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही वर्ड है, यानी कि क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। एडवर्ब, एडजेक्टिव और इंटेंसिफायर को हटाएंगे, नाउन के साथ जाएंगे और 96 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की जगह। ठीक, चलो अगला, 97 नंबर क्वेश्चन। राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। राकेश बहुत ज्यादा बूढ़ा है भागने के लिए। ठीक है, अब हमने सीखा था बेटा कि सो के साथ में दैट की पेयरिंग और TOO2 के साथ में TO2 की पेयरिंग। जब भी कभी ऐसी होती है पेयरिंग, इसको हम एडवर्ब में पढ़ते थे। ठीक है, तो क्या हो गया? एडवर्ब है। यहां कह रहा है टू ओल्ड टू रन फास्ट, टू और टू वाला पेयर किया गया है। ठीक है, ये एडवर्ब अभी भी वही रहेंगे। कंजंक्शन, इंटेंसिफायर, नाउन हटेगा, क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। देखो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस अगर कॉमन सेंस और लॉजिक को एक साथ लगा दोगे तो आंसर सारे आना कंफर्म है। चलिए अगले की बात करते हैं, नंबर 98 की बात करते हैं। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स, वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। वर्क अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत एक्सट्रीम है, बहुत हद तक बहुत ज्यादा चीजें निकल रही हैं। अब देखो हमको इस तरह से पता लगाना है। यहाँ पे लिखा है वर्क, फिर ये अपॉर्चुनिटीज, फिर है आर इमेंस। आर क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले एक वर्ड क्या बनेगा? वर्ब से पहले एक वर्ड क्या बनेगा? नाउन बनेगा। इससे एक और पहले वर्ड क्या बनेगा बेटा? एडजेक्टिव बनेगा। क्या बन रहा है? एडजेक्टिव। हमें क्या बताना था? अपॉर्चुनिटी का। ये क्या बन गया? नाउन। क्या बनेगा? नाउन। एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउंस यहां से बाहर। क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज का क्या है? नाउन यहां पे बन के आ रहा है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। नंबर 99 देखो बेटा। 99 बोल रहा है लाइफ इज अ सोलो फाइट, लाइफ इज अ सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी। देखो लाइफ क्या है? एक सोलो फाइट है। देखो यहां पे क्या लिखा है? अ सोलो फाइट। आर्टिकल लगा है, मतलब या तो ये नाउन होगा या इसके बाद वाला नाउन होगा। तो जब आर्टिकल के बाद दो वर्ड्स लगे हो तो मतलब लास्ट वाला नाउन है और इसके पहले वाला क्या है? एडजेक्टिव है। ये फिक्स बात है, अभी सिखाया था आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो अ सोलो फाइट लिखा है, फाइट क्या है? नाउन, सोलो क्या है? एडजेक्टिव। बताना किसका है? सोलो का बताना है। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बी ऑप्शन करेक्ट है। ए, सी और डी यहां से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अब हम 100 की। 100 देखो बेटा क्या कह रहा है? द कैट लव्स कंफर्ट। अब यहां पे कैट क्या है? लव्स कंफर्ट। लव्स क्या है? यहां पे वर्ब है। वर्ब से पहले एक वर्ड, कैट क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन से पहले जो भी होगा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पे आर्टिकल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखो क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट होते हैं ए एन, ये नहीं है। डेफिनिट आर्टिकल, बिल्कुल द डेफिनिट आर्टिकल है। इंटेंसिफायर नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है। क्या हो जाएगा? डेफिनिट आर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर डेफिनिट आर्टिकल की जगह यहां पे लिखा होता एडजेक्टिव तो हम यही मान लेते, क्योंकि द यहां पे काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है। कई बार हम ये क्वेश्चंस में सीख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। ये है क्लोज कॉम्पोजिशन, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट। तीन में से किसी भी नाम से इसको जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहला डायरेक्शंस पढ़ते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन।
अब यहां पे आपको हर सेंटेंस, देखो इसमें होता यह है कि एक पैराग्राफ होता है, इस पैराग्राफ के कई सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हर सेंटेंस में से एक वर्ड को निकाल दिया जाता है। हर एक वर्ड के लिए आपको 4-4 यहां पे वर्ड्स या ऑप्शंस दिए होंगे। हर वर्ड के लिए आपको 4 ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके यहां रखना है, इस तरीके से कि ये जो सेंटेंस है ये प्रॉपर मीनिंग देने लग जाए। इतना सिंपल सा काम आपको करना होता है। सेलेक्ट विच एवर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसिडर द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट अ रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब आपको सेलेक्ट करना है ये 4 में से कौन सा वाला ऑप्शन यहां पे परफेक्टली आ पाएगा, उसके बेसिस पे आप अपने ऑप्शंस को भी सेलेक्ट करोगे आउट ऑफ A, B, C एंड D। चलिए पढ़ के इसको शुरू करते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द पॉलीथीन बैग्स डैश नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो पॉलीथीन बैग्स यहां पे प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब यहां पे चाहिए होगी। बिकम तो लेंगे नहीं यहां पे, द पॉलीथीन बैग्स बिकम नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा नहीं कि पॉलीथीन बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल बन गए, ये ऑलरेडी होते हैं। इस तो लग नहीं सकता, वर नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी भी ऐसे ही हैं, सो इट वुड बी आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अभी भी हैं ये पॉलीथीन बैग्स, अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि पहले थे। तो यहां पे देखो वर नहीं होगा, इज हो नहीं सकता, बिकम लगाएंगे नहीं क्योंकि बने नहीं है, ये ऑलरेडी ऐसे ही बनते हैं। That is, they cannot be decomposed dash microorganisms। इसका मतलब क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो सकते। ठीक है, किसमें, मैन्योर में डिकम्पोज नहीं हो सकते। सो कैनॉट बी डिकम्पोज डैश माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय, थ्रू, इनटू या इन। देखो इन और इनटू तो नहीं हो पाएगा। थ्रू का मतलब है अगर ये कोई प्रोसेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो। बाय का मतलब है वो लोग खुद ही कर रहे हैं। थ्रू का मतलब है इनको सिर्फ एक जरिया माना गया है, तो भाई यही लोग कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ यहां पे बाय को ही आप फिट कर सकते हो, थ्रू नहीं। ठीक है, तो ये दोनों फिट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पे दोनों फिट हो गए। नंबर 103 पे आते हैं। दे रिमेन एज डैश इवन आफ्टर ईयर्स। अब ये कैसे रहते हैं, दे रिमेन डैश आफ्टर ईयर्स, दे रिमेन डैश, दे रिमेन एज दे आर, दे रिमेन एज इट इज इवन आफ्टर ईयर्स। दे रिमेन एज दे आर लिखेंगे या एज इट इज लिखेंगे इवन आफ्टर ईयर्स। देखो दे रिमेन एज दे आर की बात नहीं करेंगे, इट इज लिखेंगे, क्योंकि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे वो हैं वैसे नहीं, जैसे थे वैसे ही रहेंगे या जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इस बात को कहने के लिए बी ऑप्शन सही है। देखो दे रिमेन एज दे आर की बात नहीं होगी क्योंकि यहां पे जो है वो लोग नहीं है, यहां पे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसलिए हम बेटा दे की जगह इट इज यूज करेंगे। ठीक है, so they remain as it is even after years. Animals that started eating waste food dash with these polythene bags। अब ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या करेंगे, वेस्ट फूड खाएंगे इन्हीं पॉलिथीन बैग्स के साथ में। मतलब जब वो खा रहे, जैसे गाय हैं कोई खाना खा रही है तो पॉलिथीन बैग्स भी साथ में खा गए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एनिमल्स दैट स्टार्टेड ईटिंग वेस्ट फूड डैश विद दीज पॉलिथीन बैग्स। अब क्या लगा सकते हैं यहां पे, देखो बिसाइड्स, बिसाइड, थ्रू या अलोंग। अब कह रहा है कि खाना पॉलिथीन बैग के साथ में खा जाए, मतलब पॉलिथीन बैग भी खा जाए, ये बोला जा रहा है। बिसाइड्स का मतलब अलावा होता है, बिसाइड का मतलब बगल में होता है, हटा देंगे। थॉरो का यहां पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अलोंग का मतलब है किसी चीज के साथ में। जैसे मान लो मैंने आपको खाना दिया और बोला कि, जैसे बास्केट चाट दी और बोला कि भाई इसको खा लो, तो आपने चाट तो खाई, बास्केट भी खा गए साथ में, तो ऐसे इसके लिए हम यूज करते हैं अलोंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, along with these polythene bags ultimately started dying dash। देखो अब आगे बात बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। with these polythene bags ultimately started dying dash their internal system was getting blocked। अब मरने लगे, क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्यों के लिए हम क्या बोलेंगे, स्टार्टेड डाइंग बिकॉज देयर इंटरनल सिस्टम, ऑफ नहीं, थ्रू नहीं, बिकॉज, क्योंकि इनके इंटरनल सिस्टम्स क्या कर रहे थे, सारे ब्लॉक हो जा रहे थे। क्योंकि पॉलिथीन फंस जा रही तो सारे सिस्टम्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो यहां पे बिकॉज के अलावा और कोई यहां पे फिट नहीं हो पाएगा। क्यों मरने लगे थे, क्योंकि, तो बिकॉज हो जाएगा क्योंकि के लिए, क्योंकि इनके इंटरनल सिस्टम सारे ब्लॉक हो जा रहे थे। सो 105 चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में बेटा। चलिए आगे नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। The government had no alternative dash to ban these polythene
बैग्स। अब देखो नो अल्टरनेटिव के बाद में हमारे पास में सिर्फ एक अल्टरनेटिव बचता है, वो क्या है? नो अल्टरनेटिव बट टू बैन। तो येट नहीं, सो नहीं, बिकॉज नहीं। याद रखो जब भी कभी नो वाले कॉन्टेक्स्ट में बात आएगी इसके साथ में सिर्फ आप बट रख सकते हो। आपके ही पेपर में कम से कम 6-7 जगह मैंने ये चीज ऑलरेडी आपको बताई हुई है, याद रखिए। नो अल्टरनेटिव बट टू बैन दीज पॉलिथीन बैग्स, ठीक है। येट टू नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए दो, ऑल दो और इवन दो होना चाहिए था। सो टू बैन पॉलिथीन बैग्स का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बिकॉज का यहां पे मीनिंग नहीं है क्योंकि बिकॉज यहां पे इस तरीके से बताया ही नहीं जा रहा है। सो इट शुड बी द गवर्नमेंट हैड नो अल्टरनेटिव बट टू बैन दीज पॉलिथीन बैग्स। कोई अल्टरनेटिव था नहीं, क्या चीज बचा था? सिर्फ कि इनको बैन कर दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 107 पे आते हैं। इट इज डैश ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज डैश ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस मैटर। अब इट इज डैश ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज बट ऑल्सो ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, कोई मतलब नहीं है। इट इज बट ऑल्सो ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, कोई मतलब नहीं है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट हो सकता है, इट इज स्टिल ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, इट इज येट ड्यूटी नहीं होगा, इट इज येट ड्यूटी नहीं होगा, इट इज स्टिल या फिर इट इज द के बारे में बात करनी पड़ेगी। लेकिन कौन सा वाला है इसके बारे में हमको अभी नहीं मालूम है। तो देखते हैं यहां पे, इट इज स्टिल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक, अभी तक ड्यूटी है गवर्नमेंट की। ऐसा क्यों कहेंगे जब पहले कुछ ऐसा रेफरेंस नहीं दिया गया है कि पहले कोई और करता था अब गवर्नमेंट करती है, ऐसा कहीं बात ही नहीं बोला गया। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट के साथ में जाना पड़ेगा। इसीलिए बेटा सी ऑप्शन को यहां पे प्रेफर करेंगे कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इन सब चीजों में वो थोड़ा सा ध्यान दे। फिर आगे आते हैं, बात करते हैं 107 के बाद में, to look into the matter, however it is also the duty of each individual। देखो यहाँ पे the duty of government यहाँ पे फिक्स किया था और यहाँ पे क्या बोल रहा है? the duty of each individual, यानी कि जो C हमने सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। the duty of each individual to dash that we dash use polythene bags, each individual to dash, to get it, to do it, to convene it, to see to it। कौन से वाले के साथ जा सकते हैं? देखो ध्यान से समझो, जब मेरे को इसमें चाहिए ऑफ ईच इंडिविजुअल टू गेट इट, डू इट, कन्वीन टू इट या सी टू इट, दैट वी डैश इट। तो टू गेट इट, टू डू इट, देखो ये काम तो गवर्नमेंट कर रही, तो डू इट यहां नहीं हो पाएगा। गेट इट का मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो गेट इट का मतलब समझ जाना चाहिए। कन्वीन हमको करना नहीं है। सी टू इट का मतलब है हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सो ये हर इंडिविजुअल की ड्यूटी क्या है? सी ये ड्यूटी गवर्नमेंट की है कि इस चीज में ध्यान दे, साथ ही साथ ये हर इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि हम इस चीज का ध्यान रखें। सी टू इट दैट वी डैश यूज पॉलिथीन बैग्स, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम पॉलिथीन बैग्स को नहीं यूज करें। तो कौन से ऑप्शन के साथ जा सकते हैं बेटा? पॉलिथीन बैग्स को नहीं यूज करें तो डिड नॉट यूज, पास्ट की बात हो गई। वरेंट तो मतलब नहीं है। डोंट यूज या आरंट यूज, आरंट के बाद में तो आईएनजी चाहिए, इसलिए डोंट यहां पे लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। सो दैट वी डू नॉट यूज या डोंट यूज पॉलिथीन बैग्स। बाय यूजिंग दीज वी विल नॉट ओनली हार्म द एनवायरमेंट बट आवरसेल्व्स एज वेल। दस से नो टू प्लास्टिक बैग्स एंड कंट्रीब्यूट डैश सोसाइटी। इसलिए पॉलिथीन बैग्स को नहीं बोलो और क्या करो बेटा? और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो। टू प्लास्टिक बैग्स एंड कंट्रीब्यूट डैश सोसाइटी। अब कंट्रीब्यूट डैश सोसाइटी क्या होगा? देखो, से नो टू प्लास्टिक बैग एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। क्या हो जाएगा? टू सोसाइटी। बाय नहीं, इनटू नहीं, इन नहीं, क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। सोसाइटी में अपना कुछ योगदान दो। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट चॉइस फॉर 110। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। प्रेपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स। देखो पिछली साल से ये अलग से फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जा रहे हैं जिसमें प्रेपोजिशंस और डिटरमाइनर्स के कॉन्टेक्स्ट में अलग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 10 क्वेश्चंस अप्रैल वाले अटेम्प्ट में भी आए थे, इसमें भी आए हैं। चलिए इसको करके फिनिश करते हैं। 111 के लिए पहले डायरेक्शंस पढ़ते हैं। Each of the following sentences in this section has a blank space with 4 options. Select whichever preposition or determiner you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheets accordingly. अब आपको बताना है कि भाई इसमें जो blank space दिया है, इस blank space के लिए आप कौन से ऑप्शन को सबसे ज्यादा परफेक्टली यहां पे देख पा रहे हो कि इस blank में कौन सा ऑप्शन फिल हो तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको।
111 में पहला क्वेश्चन बोल रहा है ही सक्सीडेड डैश डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क। अब इसमें बाय है, फॉर है, ऑन है और अपॉन है, कौन से वाले के साथ जा सकते हैं? ही सक्सीडेड डैश डिंट ऑफ। बेटा एक ये इडियम होता है, ये कह लो एक फ्रेज होता है, ही सक्सीडेड बाय द डिंट ऑफ, बाय द डिंट ऑफ। अब द नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, बाय द डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क। क्या होता है? उसने सफलता पाई है, वो सक्सेसफुल कैसे हुआ? लंबी तरह से या लंबे टाइम तक परसिवरेंस मतलब कंटिन्यूटी रखी और हार्डवर्क लंबे टाइम तक करता रहा। सो बाय डिंट ऑफ बोलते हैं इसको। यहां पे प्रीपोजिशन फिक्स आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए फॉर, ऑन और अपॉन लग ही नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो अगला बात करते हैं 112 पे। ड्यू टू हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क डैश टाइम। अपनी बीमारी के चलते वो काम को समय पर खत्म नहीं कर पाया। तो बाय टाइम होता ही नहीं है, फॉर टाइम का कोई लॉजिक ही नहीं है, अपॉन टाइम भी नहीं होता है, इट इज ऑन टाइम या इन टाइम। हम क्या ले लेंगे बेटा? ऑन टाइम, समय पर खत्म नहीं कर पाया, इट वुड बी ऑन टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा एज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। देयर इज नो मीनिंग डैश व्हाट यू से। कुछ मतलब नहीं है उसमें जो आप कह रहे हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। ठीक है, यहां पे बाय होता ही नहीं है, फॉर भी नहीं होता, ऑन भी नहीं होता, क्या होता है? इन। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। ठीक है, देयर इज नो मीनिंग टू व्हाट यू से भी पॉसिबल था किसी और कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन फिलहाल यहां पे इन ही है, टू है नहीं, तो हमने इनको प्रेफर कर लिया है। ठीक, चलिए नंबर 114 पे आते हैं। 114 कह रहा है दीज आर गुड रूल्स, दीज आर गुड रूल्स डैश लिव बाय, दीज आर गुड रूल्स डैश लिव बाय, विद टू इन या ऑन लिव बाय। तो क्या होता है? दीज आर गुड रूल्स टू लिव बाय, हमेशा ऐसा यूज करते हैं, मतलब इन्हीं रूल्स पे हम चल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जीने का तरीका या फिर जीने का जो एक प्रिंसिपल होता है, उसके लिए दीज आर द गुड रूल्स टू लिव बाय, मतलब इन रूल्स और रेगुलेशंस पे आप रह सकते हो। ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए टू के साथ यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वी लिव बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस, सो वी लिव बाय द प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसीलिए रूल्स टू लिव बाय लिखा है। तो अगर लिव होता तो इसके बाद में बाय लगाएंगे, ये फिक्स है, और अगर रूल्स तो है तो टू लिव बाय लगाना चाहिए। ठीक है, यहां पे टू सही हो जाएगा, अगर लिव के बाद डैश होता तो हम बाय लगाते, जो ऑलरेडी यहां लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। ही इज द मैन आई हैव बीन लुकिंग फॉर। ये ऐसा आदमी है जिसको मैं खोज रहा था। जब भी हम किसी चीज को खोज रहे होते हैं हम क्या बोलते हैं? आई हैव बीन लुकिंग फॉर। देखो लुक एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। अब यहां पे फिलहाल सबका यूज तो नहीं हुआ है, लेकिन एक आध आप देख सकते हो। जैसे आप बोलोगे लुकिंग फॉर, इसका मतलब है किसी चीज को ढूंढना, ये बाहर हो गया है ना। अगर आप लुक के साथ में आफ्टर लगा दो तो इसका मतलब होता है देखभाल करना, इसका मतलब होता है देखभाल करना। अगर आपने लगा दिया लुक इनटू तो इसका मतलब हो जाएगा इन्वेस्टिगेट करना, इसका मतलब हो जाएगा इन्वेस्टिगेट करना। अगर आपने लगा दिया लुक फॉर, इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को खोजना, किसी चीज को खोजना। ऐसे ही लुक के साथ में जब आप अलग अलग प्रेपोजिशंस लगाते जाओगे तो इसके मीनिंग्स अलग अलग निकलते जाते हैं। फिलहाल यहां पे हमें खोजने का कॉन्टेक्स्ट देना था, इसलिए हमने क्या लगा दिया? फॉर, यहां पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 116 की। सो दिस सेज डोंट लॉइटर डैश स्ट्रीट। अब यहां पे डोंट लॉइटर डैश स्ट्रीट लिखा है, अब क्या करना है? डोंट लॉइटर अराउंड द स्ट्रीट। सो नियर, इन और ऑन बाहर है, डोंट लॉइटर अराउंड द स्ट्रीट की बात यहां पे फिक्स कर देंगे। अब यहां पे यार ये चीज हमेशा फिक्स रहती है तो इसको चेंज कर नहीं सकते ना, बाकी किसी ऑप्शन में इसको देख सकते हैं। तो कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं जिनका ऑल्टरेशन या चेंजिंग पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमेशा इसी तरीके से रहेंगे बेटा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डोंट लॉइटर अराउंड द स्ट्रीट। ठीक है, चलो 117 पे बात करते हैं, क्या कह रहा है ये देखो। सिट हेयर डैश मी, सिट हेयर डैश मी। अब यहां पे बाय बोल रहा है, सिट हेयर बाय मी, बाय मी नहीं होता है। सिट हेयर बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब होता है मेरे बगल में। सिट हेयर इन मी तो हो नहीं सकता, सिट हेयर ऑन मी भी नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सिट हेयर बिसाइड मी, मतलब मेरे बगल में बैठो। ठीक है, यहां पे वॉक बाय माई साइड बोल सकते हैं, मतलब मेरे अराउंड चलो, लेकिन यहां पे सिट हेयर बाय मी नहीं हो सकता, तो सिट हेयर बिसाइड मी बोलेंगे तब ये सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहां पे लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 118। देखिए ध्यान से, अब यहां पे 18 बोल रहा है वी मस्ट नॉट
shy, we must not shy dash entry level or freelance jobs as they help us gain an insight into the context in which a company operates. We must not shy dash entry level, we must not shy dash entry level or freelance job. इन नहीं यहां पे लिखेंगे, वी मस्ट नॉट शाय विद, हमें शर्म नहीं करनी चाहिए किस चीज में, एंट्री लेवल की जो जॉब्स होती हैं. सो इन अवे फ्रॉम अपॉन तो नहीं, वी मस्ट नॉट शाय विद एंट्री लेवल जॉब्स, मतलब हमें इनसे शर्मा के या इनसे हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि भाई इतनी बेसिक जॉब है या एंट्री लेवल जॉब है ना, ये गड़बड़ कर देती हैं. क्योंकि आगे चल के आपको कंपनी जब ऑपरेट करेगी तो बेसिक चीजों से ज्यादा आपको रिलेवेंस मिलेगा. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. 119 पे बात करते हैं. शाय के साथ, शाय का मतलब हो रहा है आई गेस अलग करना. सो वी मस्ट नॉट शाय विद नहीं, वी मस्ट नॉट शाय अवे फ्रॉम एंट्री लेवल जॉब्स होना चाहिए. ओके, सो दिस शुड बी वी मस्ट नॉट शाय. सी, ये बाहर निकलने की बात कर रहा है, हमें चीजों से शर्माना या घबराना नहीं चाहिए. तो जब शर्माएंगे घबराएंगे तो हम अलग निकलेंगे. तो विद यहां पे नहीं है यार, विद एक्सेप्टेंस के लिए आएगा, तो विद को हटाना पड़ेगा, अवे फ्रॉम लगाएंगे क्योंकि दूर जा रहा है आदमी, उसको नहीं सेलेक्ट कर रहा है. सो एंट्री लेवल या फ्रीलांस जॉब से दूर नहीं जाना चाहिए, तो अवे फ्रॉम लगाएंगे. जस्ट बिकॉज वी मस्ट नॉट लिखा है, शुड बी अवे फ्रॉम. तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट चॉइस बन रहा है बेटा. ठीक है, याद रखो इसको. चलो 119 देखो. सिविल सोसाइटी एंड मीडिया हैव अ मेजर रोल इन मेकिंग द कोalition वर्क डैश द पीपल. अब क्या है, कोalition वर्क डैश द पीपल. अबाउट, फॉर, विद या ओवर. क्या है, अबाउट हटाएंगे, विद हटाएंगे, ओवर हटाएंगे, क्या बन रहा है, फॉर द पीपल. सिविल सोसाइटी और मीडिया के मेजर रोल्स हैं क्या करने में, कोalition वर्क जो होता है लोगों के लिए वो बनाने में इनका मेजर रोल होता है. सो फॉर द पीपल की बात यहां पे हो जाएगी, लोगों के लिए या लोगों का जो वर्क होता है उसको आसान बनाने में इनका टास्क होता है या रोल होता है. लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120. ही ट्रैवल डैश मिस्टर जोशीज कार. ही ट्रैवल डैश. अब ट्रैवल के साथ में बाय हो सकता है, फॉर हो सकता है, इन हो सकता है और ऑन हो सकता है. क्या लगाएंगे, मिस्टर जोशी की कार में चले थे वो, तो बाय नहीं, फॉर भी नहीं, इन लगाएंगे. क्योंकि यहां पे ये पता चल रहा है कि मिस्टर जोशी की कार में है, यानी ये अंडरस्टूड चीज है कि वो मिस्टर जोशी चला रहे होंगे, ऐसा बोला जा रहा है. अगर यहां पे होता कि ही बोरोड एंड ट्रैवल्ड, तो खुद चला रहा होता, फिर हम बाय लिख देते. यहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए उनकी कार में है, सो इट वुड बी इन मिस्टर जोशीज कार. ऑन यहां से हट जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज इट्स करेक्ट चॉइस. क्लियर है. सो आज के पूरे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 2020 सीडीएस का एक नया पेपर. ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई बढ़िया से करते चलिए. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. जय हिंद.